हाय स्टूडेंट्स, देखिए आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम इस पर चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से समझेंगे कि आखिर जो पेरियोडिक टेबल है मतलब आवर्त सारणी है, ये क्यों बनी, इसकी क्या जरूरत पड़ी, क्या बगैर आवर्त सारणी के भी काम चल सकता था? तो स्टूडेंट्स, उत्तर तो यही होगा कि नहीं। इसको हम देखिए समझेंगे बहुत अच्छे से। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कि आपके पास में काफी सारी किताबें, बुक्स हैं और आप उन बुक्स को बगैर सिस्टमेटिक तरीके से रख देंगे। मान लीजिए आपके पास में ये कोई कॉलम है जहां पर आप अपनी पढ़ाई की बुक्स रखते हैं और उसमें देखिए फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की आपने बुक रख दी, लेकिन उसका कोई सिस्टम नहीं है। उसके अंदर काफी बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं और भी मैगजीन है और आपको जरूरत पड़ती है 11th क्लास केमिस्ट्री की। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्योंकि आपने रैंडमली रख रखी है, सीक्वेंस कोई भी नहीं है, तो जब आप बुक को देखेंगे 11th क्लास को, उसको देखने में आपको परेशानी होगी और समय भी ज्यादा लगेगा और थोड़ी बहुत दिक्कत भी आएगी। और अगर यही बुक आपने बहुत अच्छे से एक सीक्वेंस बना के रखी, सपोज करिए बहुत अच्छे से आपने कॉलम बनाए कि फर्स्ट क्लास की एक कॉलम में, सेकंड क्लास की एक कॉलम में और थर्ड क्लास की आपने एक कॉलम में, फोर्थ क्लास की एक कॉलम में, मतलब एक कॉलम बना के रखा। और जिस बुक की आपको जरूरत होगी तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि हम उस बुक को आसानी से उस कॉलम में से निकाल लेंगे। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, ये भी आपके जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, अब इनका क्या हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग जो थी अब उसमें क्या था, एलिमेंट्स ज्यादा नहीं थे। इसमें क्या हुआ कि 1800 ईस्वी तक, 1800 ईस्वी तक क्या था, ओनली कितने एलिमेंट्स थे, केवल 31 एलिमेंट्स कितने थे 31 एलिमेंट्स ज्ञात थे। अब हुआ क्या कि 31 एलिमेंट्स थे, कोई जरूरत भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया और इसकी जो सीक्वेंस थी 1865 तक पहुंचते पहुंचते 63 हो गई। मतलब 1865 में जैसे पहुंचते हैं 63 एलिमेंट्स क्या थे, खोजे जा चुके थे, जिनकी जानकारी प्राप्त हो गई थी। अब लगातार ये एलिमेंट्स मतलब खोजे जा रहे थे, इनकी क्वांटिटी बढ़ रही थी। अब प्रॉब्लम सामने आई कि भाई इनको किस तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से रखा जाए जिससे कि इसका क्या हो सके, इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं या जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में अध्ययन करने में हमें आसानी हो। अब क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने इसकी ओर अध्ययन शुरू कर दिया, एक खोज शुरू कर दी। भाई अब इनकी व्यवस्थित करने का क्या तरीका हो सकता है। जैसे समझे कि किसी में देखिए कोई फंक्शन हो, किसी के यहाँ पर कभी कभी कोई फंक्शन होता है, कोई शादी फंक्शन या कुछ भी होता है, वहां पर देखिए कोई अरेंजमेंट करना है आपको खाने खिलाने का गेस्ट के लिए, तो आप 4, 6, 7, 8, 10 व्यक्ति वहां पर मौजूद होते हैं। जब सबसे देखिए अलग अलग आप राय मांगेंगे कि भाई टेबल की सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए, कोई कहेगा देखिए आपने इस तरीके से लगा दीजिए गोल गोल में, ठीक है, ये तरीके से आदमी को बैठ जाएंगे, इधर चेयर लगा दीजिए। कोई कहेगा नहीं, एक रॉ के हिसाब से बनाइए, इसमें बीच में गैप दे दीजिए जिससे आदमी निकलता भी रहेगा खाना खिलाने वाला, समझिए ना। तो ये इस तरीके से इन पर विचार शुरू हो गया। अब इसी तरीके से क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने अपने सुझाव देना शुरू कर दिए। अब जो सुझाव दिए उन्हीं से कोई ना कोई प्रयास तो सही निकलता है। अब उन्हीं के प्रयासों से एक सुझाव भी निकला और उन्होंने कहा कि ये आवर्त सारणी एक नियम पर आधारित होनी चाहिए जिसे कहा गया आवर्त नियम। मतलब जो आवर्त सारणी एक नियम पर आधारित हो जिसको क्या कहा गया, आवर्त नियम कहा गया। अब इसको किस बेस पर इन्होंने रखा, तो अब हम जानेंगे आवर्त सारणी के विकास का संक्षिप्त इतिहास क्या कह रहा, मतलब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पेरियोडिक टेबल। अब इसका जो संक्षिप्त इतिहास है
कैसे कैसे इसकी खोज हुई, किस किस ने की, उसको जानेंगे। पहला प्रयास इसमें सन 1808 ईस्वी में डाल्टन ने किया। किसने किया? डाल्टन ने सबसे पहला प्रयास किया। और उन्होंने क्या करा कि जो एटॉमिक मास होते हैं, मतलब परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं, उनके आधार पर पेरियोडिक टेबल की एक नींव रखी। मतलब कहते हैं ना, किसी भी बिल्डिंग को आपको बनाना है तो उसके कंस्ट्रक्शन की एक नींव रखने का काम जो था वो डाल्टन ने 1808 में कर दिया था। अब इसके बाद में जब इन्होंने काफी सारे वैज्ञानिकों ने कहा, जैसे प्राउट है, डाइबोनर है, ड्यूमा है, न्यूलैंड है, लोथर है, मेयर है, मेंडलीफ है, मोजले, बरी, बोर, तो ये काफी वैज्ञानिकों ने प्रयास किए। तो अब इसको सबसे पहले सिस्टम से समझेंगे, किस किस तरीके से इन्होंने अपनी जो एक्सपेरिमेंट किए, जो इसको बनाने की कोशिश की, वो किस तरीके। तो सबसे पहला जो इन्होंने अपना किया वो इन्होंने किया क्लासिफिकेशन टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहला प्रयास जो था इनका, तो सबसे पहले जो इन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया वो किस में किया, मतलब क्लासिफिकेशन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब धातु अधातु में किया। अब जब इन्होंने धातु और अधातु में इसका क्लासिफिकेशन किया, तो लेकिन कुछ ऐसे भी तत्वों की खोज हुई जिनके जो गुण थे वो धातु मतलब मेटल और क्या अधातु मतलब नॉन मेटल, दोनों के गुणों से क्या थे, समानता प्रदर्शित कर रहे थे। कुछ ऐसे भी तत्वों की खोज आ गई, जैसे आपका सुनोगा आपने आर्सेनिक होता है, ठीक है, एंटीमनी होता है। अब ऐसे तत्व भी आगे बाद में। और जबकि पेरियोडिक टेबल हम किस बेस पर बना रहे थे, धातु और अधातु के बेस पर, और आगे खोज किसकी होगी, इनकी होगी। तो इसका मतलब ये था जो सारणी बनाई जा रही थी वो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो गया। जब ये फेल हो गया उसके बाद वैज्ञानिक आते हैं पिराउट। सेकंड बात आई कि पिराउट की परिकल्पना, मतलब पिराउट्स हाइपोथेसिस। अब पिराउट ने कब दिया था ये बात, फिर 1815 में कही। क्या कहा उन्होंने, ये कहा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन परमाणुओं के क्या है, संगठन मात्र हैं। मतलब हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान के सरल गुणक होते हैं। मतलब यह है कि जितने भी परमाणु बनते हैं वो किससे मिलकर के बनने, सब के सब हाइड्रोजन से मिलकर बनने। जैसे अगर बात करें नाइट्रोजन परमाणु है, ठीक है। अब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है, 14 होता है ना। अब इन्होंने ये कहा कि हाइड्रोजन के 14 परमाणु मिलकर के नाइट्रोजन का एक परमाणु बनाते हैं। चलो ये बात इनकी हमने स्वीकार कर ली कि भाई ठीक है, हाइड्रोजन के जो हैं जितने परमाणु, जिसका परमाणु भार होता उतने मिलेंगे और एक परमाणु का निर्माण करेंगे। लेकिन ठीक है भाई, सरल गुणक तो हो गया, सिंपल मल्टीपल हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी तो एलिमेंट्स की फिर खोज हुई जिनका एटॉमिक मास क्या था, 10 में था। जैसे क्लोरीन है। अब क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, वो होता है आपका 35.5 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सरल गुणक की बात हो रही थी कि हाइड्रोजन जो है, जितने भी एलिमेंट्स है सब हाइड्रोजन के क्या है, सिंपल मल्टीपल हैं। अब ये तो भैया 10 में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिराउट की जो परिकल्पना थी वो भी फेल हो गई। अब ये फेल होगी। उसके बाद में आते हैं डोबे-राइनर के त्रिक समूह, मतलब डोबे-राइनर्स टिरेड्स। अब ये जो बात कही इन्होंने, जो अपनी थ्योरी दी वो 1829 में दी। अब इन्होंने ये बात कही कि ये जो प्रत्येक समूह में बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान प्रथम एवं तृतीय तत्व के परमाणु द्रव्यमानों के योग का लगभग मध्यमान होता है। ये डोबे-राइनर का त्रिक नियम कहलाया। कैसे, देखिए इन्होंने एक बात सीधी समझी, ये आपका कोई तत्व मतलब एलिमेंट्स, जैसे हाइड्रोजन वाला ले लीजिए, हेलिना की रब से फरियाद, मतलब इन्होंने जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को लिया। अब इन्होंने क्या भाई, लिथियम का जो एटॉमिक मास है कितना होता है, 7 होता है, और सोडियम का कितना 23 होता है, पोटेशियम का कितना होता है 39 होता है।
इन्होंने एक बात है कि दोनों का जोड़ मतलब पहले और तीसरे के जोड़ का आधा जो होता है वो बीच वाले का मध्यमान होता है। ये सही है, ये पद्धति है। जैसे अब इसको जोड़ दीजिए, 7 + 39 कितना हो जाएगा? आप इसमें डिवाइड करिए, 46 हो गया। मतलब 7 + 39 देखना, 46/2 बराबर के 23। भाई यहां तक तो बात ये कही कि भाई ठीक है ये होता है। लेकिन जैसे आगे कुछ चले उसके बाद में, क्योंकि एलिमेंट्स तो और भी थे और को देखा करके, अब देखा कि भाई जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5 है। चलो इसके मध्य में क्या आता है? फूल कली बाहर आई, मतलब ब्रोमीन है। और ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना होता? 80 होता है। और आयोडीन का कितना होता है? 127 होता है। अब देखा गया कि भाई जब इन दोनों का मतलब पहले और तीसरे को दोनों को जोड़ दिया जाए, अब जोड़ करके बीच वाला भाग आना चाहिए, जबकि ये तो नहीं आ रहा क्योंकि पूर्णांक है, जबकि ये किसी पॉइंटों में जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी थ्योरी क्या गई? नकार दी गई, कि ये भी थ्योरी जो है पेरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को सही रखने का सही सिस्टम नहीं बता पाए, तो इसको क्या किया? नकार दिया। अब आते हैं नेक्स्ट विज्ञान। अब आए चौथे वैज्ञानिक न्यूलैंड का अष्टक नियम। इन्होंने ये थ्योरी दी थी, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और ये सन 1863 मतलब 1863 में ये बात कही। इन्होंने ये बात कही कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो किसी तत्व से 7 तत्व छोड़कर 8वां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता रखता है। मतलब अगर हमने 7 रख दिए, जब 8वां एलिमेंट्स आएगा वो फिर पहले जो तत्व उससे गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। तो इन्होंने एक पद्धति दी, सारे गामा पाधानी, मतलब सा रे गा मा पा धा नी। अब जो फिर आएगा क्या आएगा? सारे गामा पाधानी से फिर सारे गामा पाधानी, यही तो आएगा। जैसे अब इन्होंने क्या किया, जैसे तत्व को लिया और इन्होंने रखा, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को एटॉमिक नंबर चलो 1 माना था इन्होंने। रे में क्या इन्होंने रख दिया? देखिए इसको और मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूं जिससे बात समझ में आएगी इन्होंने किस प्रकार से इसको दिया था। तो इन्होंने क्या काम किया भाई, जैसे हाइड्रोजन आ गया चलो हमारा, ठीक है, ये इस तरीके से बना ली। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, चलो लिथियम को इन्होंने दूसरी पोजीशन दे दी, और बेरिलियम को इन्होंने तीसरी पोजीशन दे दी, बोरॉन को चौथी दे दी, कार्बन को 5वीं दे दी, और नाइट्रोजन को 6ठी दे दी, और ऑक्सीजन को 7वीं। ये हो गए। अब इन्होंने कहा भाई 7 तक तो ठीक है, सारे गामा पाधानी, फिर सारे गामा पाधानी, तो इसका मतलब फिर 8वां किस में आएगा? इन्होंने फ्लोरीन को। अब फ्लोरीन को 8वीं पोजीशन मान ली इन्होंने कि ये जो पोजीशन है इससे मैच खाएगी। और इसी तरीके से इन्होंने फिर क्या किया, सोडियम को नमी दे दी, मैग्नीशियम, समझ गया ना, जैसे मैग्नीशियम है, उसके बाद में आपका क्या आ गया, इसमें कैल्शियम आ गया, और इसके बाद में क्या आ गया आपका एल्युमिनियम आ गया, ठीक है, इसको 11 मान लिया, सिलिकॉन के आपका 12 मान लिया, उसके बाद फास्फोरस को 13 और सल्फर को 14। तो देखिए एक बात तो समझ में, जैसे इन्होंने ये रखा था तो एक बात तो ये तो समझ में आई कि जैसे भाई लिथियम है, सोडियम के बाद में क्या इन्होंने देखिए यहाँ पर पोटेशियम को, तो ये तो गुणों में समानता पाई गई, भाई बेरिलियम के भी पाई गई, कुछ बोरॉन की भी पाई गई, लेकिन ये यहां पर फेल हो जाती है कि कैल्शियम के बाद वाले तत्व जो थे वो इसको फॉलो नहीं कर रहे थे। केवल कैल्शियम तक तो ये बात थी कि फॉलो कर रहे थे इस वाले रूल को कि जो 8वां तत्व आता है वो पहले वाले तत्व के गुणों समानता प्रदर्शित करता है। लेकिन जब ये आगे बढ़ा सिस्टम तो क्या हुआ, जब कैल्शियम से आगे वाले तत्वों को फॉलो नहीं किया तो ये भी थ्योरी क्या हुई, फेल हो गई। इन सभी वैज्ञानिकों के पास काफी देने के बाद जब पेरियोडिक टेबल का सही सॉल्यूशन नहीं हो पाया तो फिर उसके बाद आए मेंडलीफ, और मेंडलीफ ने
1869 में, मतलब 1869 में, जब तक केवल 63 एलिमेंट्स ज्ञात थे। कितने एलिमेंट्स ज्ञात थे? 63 एलिमेंट्स ज्ञात थे। उनके द्वारा उन्होंने उसी पर आधारित एक सारणी बनाई और उस सारणी को उन्होंने सुव्यवस्थित परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सुव्यवस्थित किया और उन्होंने एक नियम भी दिया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। इसी परिभाषा को मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम कहा गया कि जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई, किस पे बनाई? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्म जो भी होते हैं, मतलब फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब एक के बाद एक बढ़ते क्रम में उसको रखा गया और इसी को क्या कहा गया? मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम कहा गया। तो इस बेस पर उन्होंने क्या किया? सारणी बनाई और सारणी को उन्होंने क्या किया? उसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम के एतबार से उनको फिट किया। जैसे मान लीजिए ये आपका देखिए इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल था इसको क्या कहा गया? आवर्त कहा गया, पेरियोडिक कहा गया, और ये जो था आपका वर्टिकल इसको ग्रुप या ठीक है वर्ग कहा गया। इस तरीके से इन्होंने इसको किया। अब मेंडलीफ ने क्या किया? ये सारणी जो थी परमाणु भार को आवर्ती फलन माना था, तो परमाणु भार को सामने रखते हुए मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई, आवर्त सारणी तो बना दी और ये भी कहा क्योंकि उस टाइम तक केवल कितने एलिमेंट्स ज्ञात थे? 63 थे। अब कितने? 118 है, मतलब 118 है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो आने वाले एलिमेंट्स थे एटॉमिक नंबर को ध्यान में रखते हुए उनके कॉलम छोड़ दिए। एक संभावना कल्पना की कि भाई इस एटॉमिक नंबर के एटॉमिक मास के जो एलिमेंट्स अभी खोजे जाने बाकी हैं, जो आने वाले फ्यूचर में मिलेंगे, ये बात तो इन्होंने सही की और इसके बेस पर एक सारणी भी बना दी। लेकिन इसके अंदर भी कुछ दोष रहा। अब इन्होंने क्या किया था कि जो परमाणु भार को मान करके इन्होंने सारणी बनाई थी उसमें कुछ कमी रह गई। जैसे मेंडलीफ ने टीई जो एलिमेंट्स है उसका जो एटॉमिक मास था उसको कितना? 125 माना था, और जो आपका आयोडीन है उसका एटॉमिक मास जो था इन्होंने 127 माना। जब इसको माना तो सीधी सी बात है कि क्योंकि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में थी तो टीई को कब से? आई से पहले रखा। लेकिन बाद में ज्ञात ये हुआ कि टीई का जो एटॉमिक मास है वो 125 न होकर के बल्कि 127.6 है। अब जब इसका मतलब ज्यादा हुआ और आई का मालूम हुआ कि आई का जो है वो 126.9 है, लेकिन पहले इन्होंने तो इसको मान के रख दिया, लेकिन बाद में ये बात ज्ञात हुआ। तो इसका मतलब है इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था कि आई को किससे? टीई से पहले होना चाहिए था। इसलिए क्या हुआ? ये बात जो थी ये भी फेल होगी। अब दूसरी बात ये भी रही कि जो आने वाले जो एलिमेंट्स थे कल्पनित तो की थी, लेकिन उनके लिए जो उचित स्थान होना चाहिए था पेरियोडिक टेबल में वो भी इन्होंने नहीं दिया था। तीसरी बात ये रही जो आपके आइसोटॉप्स होते हैं, मतलब समस्थानिक जो होते हैं, उनके लिए कोई भी स्थान नहीं दिया गया, मतलब आइसोबार्स आइसोटॉप्स के लिए नहीं दिया गया। जैसे कार्बन 12 है, कार्बन 13, कार्बन 14 हो गया। अब इसका मतलब ये कि वो तो भैया 3 स्थान को कैसे घेरेगा, तो ये भी नहीं दिया गया था। और बाद में फिर कुल मिला के ये पता लगा कि जो भाई तत्वों का जो मूल लक्षण है वो एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर होता है। इसलिए ये हुआ कि इस सारणी जो थी ये तो बना तो दी, ये तो अच्छी बात थी, लेकिन इस सारणी में कुछ संशोधन अभी बाकी हैं कि इसमें भी कुछ संशोधन हो तब ये सारणी सही होगी। अब उसके बाद में इस सारणी में संशोधन हुआ और संशोधन करने के बाद इस सारणी का नाम दिया गया संशोधित आवर्त सारणी, मतलब मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी।
अब उसी सारणी में जो संशोधन किया था उसी सारणी को अब नाम दिया गया क्या, मेंडलीव्स मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल, मतलब मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। अब इस सारणी को जो दिया किस बेस पर दिया, क्योंकि परमाणु भार नहीं माने क्या माना था, परमाणु क्रमांक माना था। ये बात कही गई तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, और इसी को कहा गया मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम। अब जो सारणी बनाई गई थी वो किसने बनाई, वो बनाई थी जी मोजले ने। किसने करी थी इसको, मोजले, एक वैज्ञानिक हुए, मोजले ने इसके अंदर ये संशोधन दिया था, समझ गए, जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी। अब इन्होंने देखो कितनी बातें कही, एक तो सीधी सी बात है किस बात पे बनाई, जो परमाणु भार न मान के किसने, परमाणु क्रमांकों को बढ़ते क्रम में इन्होंने व्यवस्थित किया, और एक नई सारणी बनाई जिसका नाम दिया गया था मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। अब इसके अंदर क्या हुआ, देखिए इसके अंदर 10 तो 36 कॉलम बनाए गए हॉरिजॉन्टल। तो देखिए इसको हम आसानी समझेंगे, जो मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी वो किस तरीके से बनाई थी। पहले क्या किया, इसको पंक्तियों 10 किसमें हॉरिजॉन्टल रो, मतलब 36 पंक्तियों में, जैसे ये जा रही है देखिए 1 2 3 4 5 7 8 तक, मतलब 10 में इसको डिवाइड किया, ठीक है। और क्या किया हमने, इसने ऊर्ध्वाधर स्तंभ में, मतलब वर्टिकल में भी इन्होंने विभाजित कर, पहली बात तो इन्होंने ये कर दी। उसके बाद में क्या, जो हमारा हॉरिजॉन्टल है इसको क्या कहा गया, आवर्त कहा गया, और जो हमारे वर्टिकल है उसको क्या कहा गया, उसको वर्ग या समूह कहा गया। इसमें जो आवर्त हैं वो कुल कितने में, 7 आवर्तों में इसको विभाजित किया, कितने में, 7 आवर्तों में। और जिसमें से प्रथम आवर्त में कितने रखे, केवल 2 एलिमेंट्स रखे थे, हाइड्रोजन को और हीलियम को रखा था प्रथम आवर्त में। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 आवर्त को, तत्वों को रखा था, 1 2 3 4। पांचवें आवर्त में 18 को रखा, मतलब इसी तरीके से 28 तत्व रखे गए। उसके बाद में आधुनिक आवर्त सारणी में कितने, कुल 9 वर्ग हैं, जिन्हें 1 से लेकर के कितने तक, 8 तक, कितने तक, 8 तक, मतलब 0 ग्रुप में व्यवस्थित किया। 8 के बाद कौन सा आ गया, शून्य समूह में क्या कर दिया, इसको व्यवस्थित कर दिया गया। तो इस तरीके से ये एलिबस में बनाई थी। अब ये थी, इसके महत्व क्या रहा, अब ये बनाने के बाद में इसके देखिए फायदे क्या रहे। अब इसकी सहायता से ये हुआ, एक तो पहले बात तो यह है कि इसके जो एटॉमिक नंबर थे उनको याद करने में आसानी हो गई। दूसरी बात इसमें ये आई कि इसकी जो फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी याद रखने में आसानी हुई। तीसरी बात ये आई कि इनको जो रखा गया था एटॉमिक नंबर के किसमें, बढ़ते क्रम में रखा गया था। चौथी बात क्या है, जो समान प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स थे उनको क्या किया, एक ही वर्ग में रखा। अब इनकी क्या थी, मतलब एक फैमिली बना दी, अब एक परिवार की तरह इनको एडजस्ट कर दिया, जो क्या थे, समान प्रॉपर्टी, समान गुण वाले थे। और कुछ इस सारणी में क्या किया, जो देखिए जिस तरीके से कॉलम छूट रहे हैं कि आने वाले जो कुछ एलिमेंट्स होंगे उनकी खोज के लिए क्या किया, रिक्त स्थान छोड़ दिया गया। तो इस तरीके से ये इसकी इंपोर्टेंस ही रही। लेकिन इसके भी कुछ डिफेक्ट्स है, जैसे आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाई, हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया। हाइड्रोजन का जो स्थान है कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है पहले तत्व से भी और हैलोजन एलिमेंट से भी अपनी समानता प्रदर्शित करता है, तो इसलिए इसका कोई निश्चित स्थान नहीं था। अब दूसरी बात यह है कि तत्वों को जो लिखा वो गुणों के आधार पर उचित स्थान का भी कमी रही, कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनमें कमी रही, जो मेल नहीं खा पा रहे थे। 8 में जो वर्ग देखिए, इसमें हम देखेंगे 3 एलिमेंट्सों को रखा गया, इसका मतलब जो सही नहीं था, बल्कि एक ही कॉलम में आने चाहिए थे, ये भी कमी रही। इस सारणी में धातु तथा धातु को अलग अलग स्थान पर नहीं रखा गया, ये भी एक थोड़ा इसका दोष रहा कि मेटल और नॉन मेटल को एक ही उसमें रख दिया। समझ गए नहीं, ये इसके दोष रहे। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो हमारी पीरियोडिक टेबल थी वो हमारे पास तक आई, और इस तरीके से हमें तत्व को जानने में और उसको पढ़ने में, अध्ययन में आसानी हुई।
और बाकी का जो देखिए नेक्स्ट जो आवर्तसारणी दीर्घकार आवर्तसारणी हम देखिए नेक्स्ट पार्ट में उसको वहां पर पढ़ेंगे किस तरीके से अब इसका डिवाइडेशन किया, जैसे एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में डिवाइडेशन किया है, तो वहां पर हम उसको नेक्स्ट पार्ट में पूरा का पूरा उसको ठीक से अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए अगर समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।